गुड आफ्टरनून। जैन रोजगार क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार भारत में यूरोपियन कंपनी व्यापार करने आए और फिर भारत में वह भारत की परिस्थितियों, भारत की राजनीतिक कमजोरियों, राजाओं के बीच क्षेत्रीय मनमुटाव, एकता की कमी, इन सभी कारणों से वह धीरे धीरे भारत में राज स्थापित करने का विचार करता है। और डुप्ले ऐसा विचार लाने वाला प्रथम व्यक्ति था और उसे प्रारंभिक सफलता भी कर्नाटका युद्ध के समय मिला था, लेकिन फ्रांसीसी सरकार उनकी समस्याओं को नहीं समझ पाए और फिर उनके इरादे को नहीं समझकर उन्हें वापस बुला लिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि फ्रांसीसी का भारत में पतन हो गया। बंडीबासा के युद्ध के साथ पेरिस की संधि द्वारा उस पर बहुत सारी सीमाएं और उत्तरदायी थोप दी गई। अब हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार बंगाल में अंग्रेज का विजय हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि मुर्शिद कुली खां, ये बंगाल में मुर्शिद कुली खां बंगाल में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक था। मुर्शिदाबाद नगर की स्थापना और राजधानी मुर्शिद कुली खां द्वारा ढाका के स्थान पर बनाया गया। शुजाउद्दीन 1727 से 39 तक बंगाल का नवाब था। सत्रह सौ 33 ईस्वी में शुजाउद्दीन ने बिहार को बंगाल का भाग बना दिया गया। एक भाग बना दिया। सत्रह सौ 39 ईस्वी में सरफराज शासक बना। गिरिया के युद्ध में अलीवर्दी खान ने पराजित कर हत्या कर दिया। थोड़ा देखिए, हम लोग बंगाल के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बंगाल मुगल बादशाह का एक प्रांत है। 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार मुर्शिद कुली खां को बनाया जाता है और मुर्शिद कुली खां बंगाल की जो राजधानी ढाका थी उसके स्थान पर मुर्शिदाबाद नाम अपने नाम पर एक शहर का स्थापना किया, जिसका नाम था मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद को मुर्शिद कुली खां ने ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया। मुर्शिद कुली खां के बाद उनके दामाद शुजाउद्दीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुर्शिद कुली खां के बाद उनके दामाद
शुजाउद्दीन शासक बना। शुजाउद्दीन के नवाब बनने की एक बहुत बड़ी बात है कि 1733 ईस्वी में बंगाल का एक भाग बिहार को बना दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 1580 में अकबर ने बिहार को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था, लेकिन 1733 ईस्वी में जब बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन है, उस समय बिहार बंगाल का एक यूनिट बन गया, एक प्रशासनिक इकाई बन गया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। हम देख सकते हैं कि इसी क्रम में बंगाल के उप नायब सूबेदार अली वर्दी खां है। शुजाउद्दीन के बाद उनके पुत्र सरफराज शासक बनता है। शुजाउद्दीन मुर्शिद कुली खां का दामाद था। तो सरफराज 1739 में राजा बनता है, लेकिन 1740 में एक गिरिया का युद्ध होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे बीपीएससी दरोगा आगे परीक्षा में पूछी भी गई है, पूछी भी जाती है। ये गिरिया के युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, 1740 ईस्वी में हुआ। गिरिया का युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को अली वर्दी खां ने पराजित कर हत्या कर दिया, और इस प्रकार अब बंगाल का नवाब अली वर्दी खां बन गया। हम लोग को जानना है कि अली वर्दी खां की क्या उपलब्धि रही, क्या महत्वपूर्ण कार्य रही, किसके कारण अली वर्दी खां जाना जाता है। जैसा कि आपको बता दें कि हम मॉडर्न भारत ही पढ़ाना आपको शुरू इसलिए किया हूं क्योंकि मॉडर्न भारत से सबसे अधिक प्रश्न आपसे पूछी जाती है, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो, एडीओ है, एडीओ हो, चाहे अन्य कोई भी परीक्षा, एसएससी की परीक्षा हो, मॉडर्न भारत से अधिकतम प्रश्न पूछी जाती है। इसलिए हम पहले आपको मॉडर्न भारत पढ़ा रहे हैं, और जो कुछ पढ़ा रहे हैं यहाँ से अनेकों परीक्षा में प्रश्न आ चुकी है और आ रही है। आप लोग पूरे लगन के साथ, मेहनत के साथ, कर्मठता के साथ पढ़ाई कीजिए। चुनाव का समय है, बिहार में चुनाव में वोट जरूर डालिए, लेकिन मेन आपकी जो वोट होना चाहिए वह पढ़ाई पर केंद्रित होनी चाहिए। वोट डालिए, लेकिन उसके पीछे वाद विवाद आदि में अपने समय को व्यर्थ में नष्ट मत कीजिए, क्योंकि कुछ ही समय बाद यानी कि जनवरी में आपसे और उसके बाद बहुत सारी परीक्षाएं होने जा रही है। आप उस परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयारी में जुट जाइए लगन के साथ। हम लोग का शुभकामना है। जैन रोजगार क्लासेस आपके साथ है। कोई भी तरह की समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं, आप प्रश्न जान सकते हैं, उस पर उत्तर देना हमारा दायित्व है। अली वर्दी खां शांति, सुरक्षा और समृद्धि के वातावरण के कारण व्यापार, वाणिज्य में बहुत ही वृद्धि हुई। इनके शासनकाल को बंगाल में व्यापार की दृष्टि से
व्यापार की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। स्वर्ण काल माना जाता है। अलीवर्दी खां ने मराठा के साथ संधि किया। इन्होंने इन्होंने यूरोपियन कंपनियों की तुलना मधुमक्खियों की छाता से की। अलीवर्दी खां का शासनकाल इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बंगाल में। हम लोग बंगाल पर अंग्रेज की विजय के बारे में पढ़ रहे हैं कि अलीवर्दी खां ने बंगाल में शांति सुरक्षा की दायित्व लिया और इससे समृद्धि काफ़ी बढ़ा। व्यापार वाणिज्य से काफ़ी लाभ हुआ। इससे काफ़ी राजस्व की उगाही हुई। इस कारण बंगाल में शांति और समृद्धि के दृष्टि से अलीवर्दी खां का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को पराजित कर शासक बना था। 1756 तक ये शासक थे। अलीवर्दी खां के शासनकाल को बंगाल में व्यापार में जिस तरह की वृद्धि हुई, इस कारण इसे स्वर्णकाल गोल्डन पीरियड कहा जाता है। चतुर्दिश विकास का काल, चतुर्दिश विकास का काल स्वर्णिम अवसर देखा गया व्यापार के दृष्टि से बंगाल में। अलीवर्दी खां यूरोपियन कंपनी को हर तरह की सुविधा देती रही, जिसके कारण इनके राज्य में काफ़ी विकास हुआ। लेकिन यूरोपियन कंपनी के साथ इन्होंने यह सतर्कता भी बरती। उन्होंने मधुमक्खी की छाता से तुलना यूरोपियन कंपनी का किया, अंग्रेज का किया। उनका मानना था कि इसे छेड़ोगे तो काट लेगा, अन्यथा मधु देगा। अलीवर्दी खां का स्टेटमेंट है कि इसे छेड़ोगे यानी इसको तंग करोगे तो यह काटेगा, यानी ये हमसे युद्ध करेगा, परेशानी में डालेगा। लेकिन यदि इसको सिर्फ छोड़ दोगे तो यह हमें मधु देगी, यानी हम वह व्यापार जो करेगा इससे हमें राजस्व की, रेवेन्यू की रिकवरी होगी। तो मधुमक्खियों की छाता से तुलना अलीवर्दी खां ने यूरोपियन कंपनी के व्यापार का किया। अलीवर्दी खां के समय एक बहुत बड़ी समस्या भी आई थी और वह समस्या था मराठा का। मराठा इस समय काफ़ी प्रभावशाली हो चुका था और वे पेशवा के नेतृत्व में भारत विजय के अभियान की दृष्टि से आगे बढ़ रहा था। इस दृष्टि से अलीवर्दी खां को काफ़ी समस्या आ रही थी। अंततः मराठा के साथ इन्होंने एक संधि कर लिया, जिस संधि के परिणाम मराठा से इनका संबंध जो बेहतर तो नहीं हुआ, लेकिन जो इन पर बार बार आक्रमण किया जाता था वह आक्रमण समाप्त हो गया। तो इस प्रकार उन्होंने मराठा को कुछ क्षेत्र और कुछ निश्चित राशि वार्षिक देने का एक जो है वचन दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा से इनका संबंध अच्छा हो गया। तो हम देख सकते हैं कि अलीवर्दी खां के शासनकाल में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ और वह परिवर्तन था व्यापार के दृष्टि से बंगाल काफ़ी समृद्ध हो चुका था। अलीवर्दी खान के
3 पुत्रियां थी। प्रथम पुत्री घसीटी बेगम विधवा होने के बाद राजबल्लभ के सहयोग से ढाका क्षेत्र में प्रशासन चला रही थी। दूसरी पुत्री के पुत्र शौकत जंग पूर्णिया के सूबेदार था। तीसरी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला नाना के पास रहता था, जिस पर विशेष कृपा थी। अब हम लोग यह देखें कि जब अलीवर्दी खां शासन कर रहा है और अब उनकी मृत्यु होगी, उससे पहले क्या स्थिति है अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी की। तो जैसा कि आप जानते हैं, अलीवर्दी खां के समय में जो अंग्रेज और यूरोपियन शिष्टमंडल आया था, यूरोपियन शिष्टमंडल के बारे में अलीवर्दी खां का स्पष्ट कथन था कि हमें इन्हें व्यापार तक सीमित रहने देना है, इन पर कड़ी नज़र भी रखना है, क्योंकि वे उनकी कुछ गतिविधियों से संदेह की स्थिति में आ जाते थे। अलीवर्दी खां के पुत्र नहीं थे। अलीवर्दी खां की 3 पुत्री का चर्चा मिलता है। पहली पुत्री जो सबसे बड़ी पुत्री थी, उसका नाम था घसीटा बेगम। ये घसीटी बेगम जो है, ये विधवा हो गई थी और फिर राजबल्लभ जैसे योग सलाहकार के सहयोग से ढाका क्षेत्र में प्रशासन संभाल रही थी अपने पिता के काल में। घसीटी बेगम सबसे बड़ी पुत्री थी। दूसरी पुत्री के पुत्र शौकत जंग है। ये शौकत जंग पूर्णिया के सूबेदार के रूप में काफ़ी ख्याति अर्जन किया। पूर्णिया में शौकत जंग अलीवर्दी खां की दूसरी पुत्री के पुत्र, यानी अलीवर्दी खां की जो नाती है, वह एक नाती पूर्णिया के सूबेदार है जिसका नाम है शौकत जंग। और तीसरी पुत्री जिसका नाम संभवतः अमीना नाम रहा हो या ऐसा ही कुछ नाम, स्पष्ट रूप से कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन कुछ स्रोतों में अमीना नाम बताया जा रहा है। तो अमीना संभवतः सिराजुद्दौला की माता की नाम थी, जो अलीवर्दी खां की तीसरी पुत्री थी। तो सबसे छोटी पुत्री के पुत्र अलीवर्दी खां की जो सबसे छोटी पुत्री थी, तो सबसे छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला नाना के पास रहा करता था और नाना से इनका बहुत ही बेहतर तालमेल था, सबसे कृपा पात्र थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके घर में बहुत सारे व्यक्ति होंगे, कुछ व्यक्ति के प्रति कुछ व्यक्ति का विशेष लगाव होता है। ऐसा ही लगाव हम देख सकते हैं कि अलीवर्दी खां को अपने नाती सिराजुद्दौला के प्रति था, और सिराजुद्दौला के प्रति जो इनकी हमदर्दी थी, जिसके कारण यह कहा गया है कि बड़ी ही उदंड प्रवृत्ति के सिराजुद्दौला था और स्वाभिमानी था, लेकिन इनमें प्रशासन की सूझबूझ, कूटनीति की कमी थी।
एक कहावत है, प्रोवर्ब है कि नवाब का नाती मत बनो। कहा जाता है कि यही नवाब का नाती है सिराजुद्दौला, जिसका नाना शासक है। स्वाभाविक है, नाती जो चाहे वह कर सकता है। बच्चा मामा गांव नाना गांव जाकर कुछ जो है अधिक उतावला हो जाते हैं, जैसा कि इतिहास में भी देखा जा सकता है। तो जो भी हो, नाना के पास रहकर सिराजुद्दौला बड़ी ही स्वाभिमानी लेकिन उदंड प्रवृत्ति का हो चुका था, जैसा कि अन्य स्रोतों से भी प्रमाणित होती है, कई स्रोतों से। हम कह सकते हैं कि अलीवर्दी खां के मृत्यु के बाद अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को बनाया। अब हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला को राजा बनने के बाद जो घसीटी बेगम है और शौकत जंग है जो पूर्णिया के सूबेदार है, इन दोनों ने भी नाना की यानी कि पिता और नाना की संपत्ति यानी कि अलीवर्दी खां की जो राज है उस पर अपना दावा ठोका। इसी क्रम में इन लोगों के बीच युद्ध भी होगी। सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला 1756-57 एक वर्ष के लिए ये बंगाल के शासक होते हैं। और इस दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होगा, घसीटी बेगम को पराजित किया। घसीटी बेगम को इन्होंने पराजित कर दिया। अब एक बहुत बड़ी घटना होगी, मनिहार का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण, आपसे कई परीक्षा में पूछी गई है। गिरिया का युद्ध 1740 में सरफराज को हटाकर अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना था। और अक्टूबर 1756 में एक युद्ध है मनिहार का युद्ध, ये कटिहार के पास हुआ। सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच होगा। अक्टूबर 1756 में हुआ। शौकत जंग मारा गया। तो हम देख सकते हैं कि सिराजुद्दौला जब शासक बना तो उनकी जो बड़ी मौसी है जिसका नाम है घसीटी बेगम, वह उस राज पर दावा किया, लेकिन सिराजुद्दौला ने उसे पराजित कर दिया। इसके बाद दूसरा दावेदार इनकी मौसियत भाई, मौसी की बेटा शौकत जंग जो पूर्णिया का सूबेदार है उसने रखा। और अक्टूबर 1756 में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास में, ये मनिहार का युद्ध कहलाता है। आपको याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछी जाती है कि मनिहार का युद्ध कब हुआ। तो ये मनिहार का युद्ध बड़ी ही महत्वपूर्ण युद्ध है। किस किस के बीच हुआ है? तो सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच हुआ है, जिसमें शौकत जंग अंततः पराजित होता है, मारा जाता है। इस प्रकार सिराजुद्दौला अब स्वतंत्र प्रवृत्ति के हो गया है, अब उनके कोई दावेदार नहीं है। अब हम चर्चा करेंगे यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेज अपने सुरक्षा
के लिए किलाबंदी शुरू किया। सिराजुद्दौला के आदेश पर चंदनगर की किलाबंदी फ्रांसीसी रोक दिया। लेकिन फोर्ट विलियम की किलाबंदी अंग्रेज ने नहीं रोका। यही पलासी युद्ध का मूल कारण बन गया। जैसा कि आप जानते हैं कि 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर एक 146 अंग्रेज को बंदी बनाया। 21 जून को कहा जाता है कि 146 में से 123 की मृत्यु दम घुटने के कारण हो गई। तो अब देखेंगे कि सिराजुद्दौला शासक बन गया है। सिराजुद्दौला के जो विरोधी है शौकत जंग और घसीटी बेगम, उससे छुटकारा पा लिया है। लेकिन अब दूसरी समस्या सामने आई और वह समस्या था फ्रांसीसी और अंग्रेज के वर्चस्व। यूरोप में एक घटना घटित होती है। यूरोप में एक युद्ध है जिस युद्ध का नाम है सप्तवर्षीय युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में 7 वर्ष का एक युद्ध होता है। थोड़ा इस युद्ध के बारे में इनका समय देखिए। ये 7 वर्ष के युद्ध यूरोप में हो रहा है जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस 2 विरोधी गुट में है। और यही कारण है कि भारत में अंग्रेज और फ्रांस की जो व्यापारिक कंपनी है, ये लोग अपनी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने अपने कारखाना, अपना क्षेत्र जो है उसकी किलाबंदी करने लगी, उसकी मजबूती करने लगी। सिराजुद्दौला को जब यह बात पता चला कि अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों अपने अपने किले को, फोर्ट को अधिक मजबूत कर रहा है, तो उन्होंने आदेश भेजा कि आप लोग किला की मरम्मत करना छोड़ें। सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी, दायित्व नवाब पर है, सिराजुद्दौला का है। आप लोग व्यापार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रांसीसी का सबसे महत्वपूर्ण बस्ती स्थल भाग में चंद्रनगर था, जिसे चंदन नगर भी कहा गया है। ये चंद्रनगर को चंदन नगर भी कहा गया है। ये चंद्रनगर सबसे महत्वपूर्ण बस्ती फ्रांसीसी की स्थल भाग में थी, जो बंगाल में थी।
फ्रांसीसी ने चंद्रनगर की किलाबंदी करना छोड़ दिया, चंद्रनगर की किलाबंदी करना छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेज ने फोर्ट विलियम की किलाबंदी करना नहीं छोड़ा। तो नवाब, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, सिराजुद्दौला बड़ी ही स्वाभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति है। उसने 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। 146 व्यक्ति को उसमें बंदी बनाया और उसे 18x14x10 फीट की कमरे में रख दिया, यानी बहुत ही छोटा कमरा। जून की माह है, अंग्रेज 146 को कहा जाता है रख दिया गया। और फिर अगले दिन जब 21 जून को निकाला गया तो उसमें सिर्फ 23 जीवित बचा। 123 व्यक्ति की दम घुटने के कारण, गर्मी के कारण उनकी मृत्यु हो गई। और इसे बचने वाले में एक हॉलवेल भी था। वह हॉलवेल जो बंगाल में कार्यवाहक गवर्नर भी बनता है, यही हॉलवेल है जिसने ब्लैक होल घटना को चर्चित किया। ब्लैक होल घटना क्या है? तो एक काला कोठरी जो है, ब्लैक कोठरी घटना जो है, ये ब्लैक होल एक तो आप फिजिक्स में पढ़ते हो जो चंद्रशेखर रेस से संबंधित रखता है, लेकिन यहाँ हम पढ़ेंगे काला कोठरी ब्लैक इवेंट जो हुआ, काला कोठरी घटना। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम में 146 में 123 व्यक्ति मर गए दम घुटने के कारण, गर्मी के कारण। केवल 23 भी बचे, जिसमें एक हॉलवेल भी था जिसने ब्लैक होल घटना को चर्चित किया। तो ये काला कोठरी घटना जो है, ये हॉलवेल द्वारा चर्चित किया गया है। यह सही है या गलत, यह कहना बड़ी ही मुश्किल है, लेकिन इस तरह की कुछ घटना हुई जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। आपसे जब भी पूछा जाए काला कोठरी घटना का संबंध है, तो बंगाल से संबंध है, फोर्ट विलियम से संबंध है, सिराजुद्दौला से संबंध है, जहां 146 में 123 व्यक्ति कहा जाता है कि मारा गया, दम घुटने के कारण मर गया। सिर्फ 23 बचा, जिसमें हॉलवेल भी था। इस घटना को चर्चित किसने किया? काला कोठरी घटना को। तो काला कोठरी घटना को, काला ब्लैक इवेंट को चर्चित करने वाला हॉलवेल है। यह सही है या गलत, यह एक अभी भी शोध का विषय है, लेकिन हम सामान्यतः जो पढ़ते हैं उस आधार पर आपको यह जानना है। आपसे प्रश्न पूछी जाएगी तो आपको उत्तर इसी आधार पर देना है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि सिराजुद्दौला को आगे क्या हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि फोर्ट विलियम पर जब सिराजुद्दौला ने आक्रमण किया था, तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति ज्वारीय द्वीप फुल्टा पर अंग्रेज जाकर शरण लिया और मद्रास प्रेसिडेंसी से सहयोग मांगा। सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन बंगाल आया। 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच अलीनगर की संधि हुआ।
जिसके द्वारा नवाब ने अंग्रेज की अधिकांश मांग मान लिया। तो आप देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है, और वह घटना है बंगाल में, जब फोर्ट विलियम पर 20 जून 1757 को सिराजुद्दौला ने कब्जा कर लिया, तो उसमें बहुत सारे अंग्रेज भाग गया। जो पकड़े गए 146, जिसमें 123 की मरने की बात कही जाती है। तो ये लोग ज्वारीय द्वीप फुल्टा पर चला गया, और फुल्टा द्वीप पर जाकर वहाँ रुककर शरण लिया, और उसने मद्रास प्रेसिडेंसी से सहयोग मांगा। मद्रास प्रेसिडेंसी से सेनापति रॉबर्ट क्लाइव को बनाकर और एडमिरल वाटसन को बनाकर भेजा गया। यानी जल सेना और स्थल सेना, जल सेना एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में, और स्थल सेना रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में आया। जैसा कि आपको हमने पिछले क्लास में बताया था कि रॉबर्ट क्लाइव एक मद्रास प्रेसिडेंसी में एक रीडर, एक क्लर्क, एक क्लर्क के रूप में आता है। और द्वितीय कर्नाटका युद्ध में जो उसने आरकट के घेरा डालने के सुझाव दिया, वह अंग्रेज के लिए काफ़ी उपयोगी रहा, और देखते ही देखते रातों रात रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज का हीरो बन गया। जैसा कि जानते हैं, भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक यही रॉबर्ट क्लाइव बनेगा। हम इस पर चर्चा आगे भी करेंगे। अब आप देखिएगा कि जब रॉबर्ट क्लाइव एडमिरल बंगाल आता है, तो वह देखता है कि बंगाल की स्थिति बहुत ही नाजुक है। जो सिराजुद्दौला नवाब है, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष उम्र है, वह बड़ी ही नासमझ है, कूटनीति का उसे ज्ञान नहीं है। उनके विरोधी चारों तरफ हावी है। इस स्थिति में रॉबर्ट क्लाइव ने 2 कार्य किया। उनके विरोधियों से संपर्क साधा, उन्हें लालच दिया, प्रलोभन दिया, उन्हें अपने साथ साठगांठ करने के लिए तैयार किया। दूसरी ओर नवाब के साथ एक संधि कर लिया, ताकि नवाब को यह विश्वास हो जाए कि हम अंग्रेज जो है वह नवाब के सपोर्टर है, नवाब से उसका कोई विरोध नहीं है। यानी अंग्रेज नवाब के साथ किसी प्रकार का मतभेद नहीं चाहता है। सिराजुद्दौला को भी इस बात पर चिंता था कि हमारे बहुत सारे विरोधी जो हैं वह हमारे साथ नहीं है, जो बहुत सारे हमारे विरोधी भी हैं, जो अंग्रेज या दूसरे शक्ति से मिल रहे हैं, जो मेरे विरोध में हो। इन परिस्थितियों को देखते हुए सिराजुद्दौला ने भी अंग्रेज के साथ संधि करना अधिक उचित समझा। अंग्रेज ने भी कहा कि हम व्यापारी हैं और हम नवाब के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। इस दृष्टि से दोनों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि होगी, और ये संधि 9 फरवरी, यह संधि जो है 9 फरवरी 1757 को हुआ। सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, ये सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच एक संधि होगी, अलीनगर की संधि। नवाब यानी सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को फोर्ट विलियम को जीतकर उसका नाम रखा था अलीनगर, इसीलिए इसे अलीनगर की संधि कहा जाता है। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ। यह संधि इस दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण थी कि इसने अंग्रेज को साठगांठ करने का मौका दिया, और अंग्रेज की अधिकांश मांगों को मानने के लिए सिराजुद्दौला को मजबूर कर दिया गया। सिराजुद्दौला ने परिस्थिति को देखते हुए अंग्रेज की अधिकांश मांगों को मान लिया। जैसा कि आप जानते हैं कि किलाबंदी करने की छूट दिया गया, जबकि सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान किलाबंदी को लेकर ही युद्ध की शुरुआत हुई थी। एक बहुत इससे भी बड़ी बात थी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो टकसाल, वहाँ का मिंट है, वहाँ की टकसाल है, उसमें जो सिक्का छापी जाएगी, ढाली जाएगी,
तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो ढाली जाएगी टकसाल में सिक्का, वह बंगाल प्रेसिडेंसी में चलेगी। यह निश्चित ही नवाब के संप्रभुता के खिलाफ थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि नवाब ने यह भी स्वीकार कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि अलीनगर की जो संधि थी वह अंग्रेज के पक्ष में अधिक थी और नवाब अपनी व्यवस्था के परिणाम इस तरह की संधि करने के लिए मजबूर थी। अब हम देखेंगे कि सिराजुद्दौला के बहुत सारे विरोधी व्यक्ति रहे हैं। सिराजुद्दौला के बहुत सारे विरोधी व्यक्ति हैं, जिसमें हम कुछ व्यक्तियों का चर्चा करें जो आपसे प्रश्न पूछी जाती है कभी कभी। हम जो भी पढ़ा रहे हैं बार बार कह रहे हैं कि मॉडर्न भारत ही हमने क्यों पढ़ाना प्रारंभ किया, प्राचीन और मध्यकाल, इसलिए कि क्योंकि उससे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से आती है और पहले हम इसलिए मध्य आधुनिक काल पढ़ाने में विचार लाया और ये आपके हित में है, इसलिए इसको बेहतर ढंग से पढ़ें। और कोई भी परीक्षा, जब एक परीक्षा ही नहीं, आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे तो जो पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, यदि उसका सही से पालन करेंगे तो मुझे विश्वास है कि अधिक से अधिक प्रश्न बन जाएगी, बशर्ते आप रेगुलर पढ़ें, समझें, जो समस्या हो वह बताएं। मीर जाफर, यार लतीफ़, दुर्लभ राय, अमी चंद्र, मणिक चंद्र, जगत सेठ, हीरालाल आदि। ये जो नाम है मीर जाफर, यार लतीफ़, दुर्लभ राय, अमी चंद्र, मणिक चंद्र, जगत सेठ, हीरालाल, ये ऐसे कुछ नाम है जो अंग्रेज के साथ सांठगांठ करने में मिल गया था, अंग्रेज से, रॉबर्ट क्लाइव से मिल गया था और अमी चंद्र एजेंट के रूप में काम किया। मीर जाफर और क्लाइव के बीच एजेंट के रूप में अमी चंद्र आया, दोनों के बीच मीडिएटर जो बड़े ही साहूकार था। मीर जाफर जो अलीवर्दी खां के समय सेनापति था, सिराजुद्दौला ने अलीवर्दी खां को सेनापति पद से हटाकर सलाहकार बना दिया था, जिसके कारण मीर जाफर सांठगांठ में शामिल हो गया था। मीर जाफर नवाब बनने के लिए उतावला था। जैसा कि आप जानते हैं, यार लतीफ़ सेना के बहुत बड़े अधिकारी था, दुर्लभ राय बहुत बड़े प्रशासक, अमी चंद्र भी बहुत बड़े साहूकार पूंजीपति, मणिक चंद्र बहुत बड़े प्रशासक, फिर इसी प्रकार जगत सेठ या हीरालाल बहुत बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनका इतने अमीर थे कि इनका नाम रखा गया जगत सेठ। तो इस प्रकार ये बड़े बड़े भारतीयों से अंग्रेज ने एक सांठगांठ के लिए एक मसौदा तैयार किया, जिस मसौदा में यह डिसीजन लिया गया कि मीर जाफर को नवाब बनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के बीच, एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के बीच मतभेद भी हो गया, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव इन सभी व्यक्ति की जो मांगे थी उनको स्वीकार करते थे और एक वास्तविक और एक जाली जो है मसौदा तैयार किया था। तो जाली दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से वाटसन ने इनकार कर दिया। तो जिस जाली दस्तावेज पर रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन का डुप्लीकेट हस्ताक्षर भी कर दिया। आपसे प्रश्न आ चुका है कि किसने वाटसन का जाली हस्ताक्षर किया, तो ये नकल किया, हस्ताक्षर किया रॉबर्ट क्लाइव ने। तो रॉबर्ट क्लाइव इस हद तक पहुंच गया था कि दस्तावेज भी दो बनाया गया था, एक वास्तविक एक जाली। और जाली दस्तावेज पर, डॉक्यूमेंट पर जब हस्ताक्षर करने से एडमिरल वाटसन ने इनकार कर दिया, तो उस पर जाली हस्ताक्षर करने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। अब आप देखेंगे कि इस बीच
जो सिराजुद्दौला है नवाब, उनको यह पता लग जाता है कि हमारे विरोध में साँठ-गाँठ है, तो इन्होंने मीर जाफ़र को इस बात पर चर्चा की कि हमारे विरोध साँठ-गाँठ हो रही है। मीर जाफ़र ने उनके इस विचार को इनकार कर दिया। जो भी हो, आगे जब सभी प्रकार की मसौदा तैयार है, तत्पर है, तो फिर अली नगर की संधि को तोड़ने का आरोप रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया और इस प्रकार हम देखेंगे एक युद्ध होगा जो नाम मात्र का युद्ध होगा, और वह युद्ध जो इतिहास में युगांतकारी परिवर्तन लाएगी, और वह है 1757 को नदिया जिले के भागीरथी नदी तट पर पलास के मैदान में पलासी का युद्ध। यह नाम मात्र का विश्वासघाती युद्ध था, लेकिन परिणाम अत्यंत महत्वपूर्ण था। जैसा कि आप जानते हैं, मीर जाफ़र सहित सेना के अधिकांश भाग युद्ध में भाग नहीं लिया। केवल मीर मदन और मोहनलाल के नेतृत्व वाली सेना ने भाग लिया। सिराजुद्दौला को मीर जाफ़र के पुत्र मीरन के आदेश पर हत्या कर दिया गया। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास में क्रांतिकारी परिवर्तन वाला प्रभाव डालने वाली जो घटना है वह है पलासी का युद्ध। 23 जून 1757 को जब रॉबर्ट क्लाइव देख लिया कि सभी प्रकार की तैयारी पूर्ण हो गई है, तो उसने अली नगर की संधि की अवहेलना का आरोप लगाते हुए सिराजुद्दौला पर युद्ध के लिए जो है चेतावनी दे दिया। और अंततः 23 जून 1757 को नदिया जिला के भागीरथी नदी तट पर पलास के मैदान पर पलासी का युद्ध हुआ, और यह युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें मीर जाफ़र और उसकी सेना के अधिकांश जो भाग था सिराजुद्दौला का, वह मुख्य दर्शक रहा। और मीर मदन और मोहनलाल जो काश्मीरी पंडित ब्राह्मण था, उसके नेतृत्व वाली सेना युद्ध करते हुए मारा गया। सिराजुद्दौला जान बचाकर रणभूमि से भाग गया और फिर उसका पीछा मीरन ने करवाया, और मीरन के आदेश पर सिराजुद्दौला की हत्या कर दिया गया। इस प्रकार पलासी का युद्ध जो एक नाम मात्र का युद्ध है, एक विश्वासघाती युद्ध है, लेकिन इस युद्ध का परिणाम बड़ी ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि बंगाल विजय से ही भारत पर अंग्रेज का विजय अभियान शुरू होती है, और इसका श्रेय पूरा का पूरा श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव हैं।
अब आप देखेंगे कि 1757 से एक मीर जाफर 1757 से 60, मीर कासिम 1760 से 63, मीर जाफर 1763 से 65, निजामा उदौला 1765 से 70, मुबारक उदौला 1770 से 75। ये बंगाल के शासक हैं। हम थोड़ा इन शासक के काल में देखें जो क्या बड़ी घटना हुई। मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। जैसा कि पलासी के युद्ध से पूर्व जो मसौदा तैयार हुआ था उसके आधार पर मीर जाफर ने कलाइब को 24 परगना की जागीर दे दिया, जिसे कलाइब की जागीर कहा गया। मीर जाफर को कलाइब का गिद्दर, लोमड़ी, फॉक्स, लालची भी कहा गया। मीर जाफर ने कंपनी को 2,34,000 पाउंड उपहार में दिया और फिर उससे कई गुना अन्य खर्च के लिए भी दी गई। अधिकारियों को बहुत सारे उपहार दिया गया, यानी बंगाल की जो खजाना थी वह अंग्रेज ने खाली करवा लिया। फिर भी मीर जाफर से बार बार मांग कर रही थी, जिस मांग को पूरा करने में मीर जाफर सक्षम नहीं हुआ। और जब सक्षम नहीं हुआ तो फिर मीर जाफर के ही दामाद, ये मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, जो 1760 से 1763 तक है। इन्होंने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। अब आप देखिए कि मीर कासिम ने राजधानी जो है वह मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को बनाया। जब मीर कासिम आया तो उसने भी बहुत सारा जो है अंग्रेज को उपहार दिया और मिदनापुर, चिटगांव जैसे क्षेत्र भी जागीर के रूप में दे दिया। लेकिन मीर कासिम और मीर जाफर में एक अंतर था। मीर जाफर जहां चाटुकार था, लालची था, स्वाभिमानहीन आदमी था, उनके पास इस प्रकार की कोई क्षमता नहीं थी, जबकि मीर कासिम एक स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति था। उसने झंझट से मुक्त होने के लिए मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया और मुंगेर में अस्त्र शस्त्र की कारखाना, बारूद की कारखाना, साथ में वह यूरोपियन पद्धति पर अपने सेना को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया। अब यह अंग्रेज के लिए सहन योग्य नहीं थी, इसी कारण बहुत सारी समस्या आ रही थी। दूसरा, 1717 में फर्रुखसियर ने जो निशान या दस्तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था उसका भारी दुरुपयोग हो रहा था। वह सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था, लेकिन अब उसका दुरुपयोग निजी व्यापार में और हिंदू और मुस्लिम अन्य व्यापारियों के लिए अंग्रेज भ्रष्टाचार, घूस लेकर इस प्रकार की गलत कानून को तोड़ रहा था, इस प्रकार की गलतियां कर रही थी। तो इस कारण जो है राजस्व में काफ़ी क्षति हो रही थी। तो अंततः मीर कासिम ने क्या किया, सभी के लिए चुंगी मुक्त व्यापार तत्काल चालू कर दिया। तो जब सबके लिए चुंगी मुक्त व्यापार का कार्य शुरू कर दिया तो ये अंग्रेज के लिए सहन योग्य नहीं था और इसके परिणाम स्वरूप 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें मीर कासिम
शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त विशाल सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में छोटी सेना ने पराजित किया। अब आप देखेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, 22 अक्टूबर 1764 का समय है। थोड़ा इस समय को आप देख सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए रखा जाता है। मुर्शिदाबाद पर यह 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध, जिसमें निष्कासित बंगाल के नवाब निष्कासित मीर कासिम, फिर अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना जो 50,000 के आसपास थी, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में मात्र 3200 कुछ सेना थी, जिसने इस विशाल सेना को पराजित कर दिया। बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 का हुआ, और ये गुरगी खां के नेतृत्व में मीर कासिम बक्सर का युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध में अंग्रेज की विजय और संयुक्त सेना जो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की थी, यह दर्शाता है कि यूरोप की सैन्य दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली और मजबूती थी। भारतीय सेना सिर्फ संख्या में दिखावटी थी, वास्तविकता उनमें अनुशासन, संगठन, प्रशिक्षण, अस्त्र शस्त्र, रणनीति की भारी कमी थी। जो भी रहा हो, ये बक्सर के युद्ध एक निर्णायक युद्ध थी। हम कह सकते हैं कि बंगाल विजय जो पलासी के युद्ध से शुरू हुआ, उसकी वास्तविक नींव भारत में एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित अंग्रेज बक्सर के युद्ध से होता है, पलासी के युद्ध से नहीं, क्योंकि वह छल से जीता हुआ नाम मात्र युद्ध माना गया। लेकिन बक्सर का युद्ध एक वास्तविक युद्ध थी, और इस वास्तविक युद्ध में बेहतरीन प्रदर्शन किया है वह है हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो की ये लगभग मात्र 3200 सेना है, और यहाँ लगभग 50,000 सेना है, और उसको वह बुरी तरह पराजित कर दिया। यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। हम देखेंगे इसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की संधि होगी, और फिर उससे आगे जो बात होगी उस पर हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आप लोग मेहनत कीजिए, क्योंकि परीक्षा चुनाव के बाद बहुत शीघ्र होगी, बहुत सारी एग्जाम होगी, बहुत सारी वैकेंसी जो आपने फॉर्म भरा है उसकी परीक्षा होगी, और आने वाले समय में भी बहुत सारी जो है आपसे आवेदन परीक्षा के लिए, नौकरी के लिए ली जाएगी। बहुत सारे अधिसूचना निकलना बाकी है, इसलिए आप लोग धैर्यपूर्वक मेहनत करके पढ़ाई में लग जाइए। वोट डालिए, लेकिन राजनीतिक पर बहस से बेहतर है अपने किसी सब्जेक्ट, किसी विषय पर बहस करें। धन्यवाद।